अगर आप सब इस वीडियो में आ गए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, सब कुछ एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, आपको टाइम भी बचेगा और बिल्कुल भी बकवास नहीं करूंगा, जो एकदम काम की बात है वो बताऊंगा। तो देखो, इस चैप्टर का नाम है मूविंग। सब अपनी कॉपी निकाल ले और लिखते रहें। देखो, लिखने से आपकी मेमोरी बिल्ड होती है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, सर मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट के बारे में, मूविंग चार्ज यानी एक चलता हुआ चार्ज। और ठीक है, अभी देखो, अभी बताता हूँ। देखो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म यानी एक चार्ज चल रहा है, एंड मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेटिज्म कर रहा है। क्या 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 ऐसा कुछ है। मूविंग चार्ज है और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। क्या रिलेटेड है चीजें, अभी हम देखते हैं। सारी बात कहानी शुरू होती है कहानी से। कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए चश्मा लगा रखा है। तो देखो, कहानी शुरू होती है ऑस्टर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड एक बंदा आता है, ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों नहीं, अपने स्टूडेंट्स के साथ। मान लो इनके स्टूडेंट्स से छोटे छोटे से, है ना। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना यहाँ पे, तो इन्होंने एक टेबल ली थी और इस टेबल के अंदर ऊपर एक तार रख रखी थी, और तार के अंदर से जा रहा था करंट। ठीक है, करंट जा रहा था। जब तार के अंदर से करंट जा रहा था तो भाई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे रहते हैं सामने। ये कहानी है जो कि बनाई गई है, तो पता नहीं है सही है गलत है, लेकिन हाँ, ये जो बंदा है, ये बंदा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो यहाँ पे कंपास रखा हुआ था, और जो ये तार जा रही थी जिसके अंदर से करंट जा रहा था, उसके साइड पे कंपास रखा हुआ था। तो जब इन्होंने देखा कि भाई करंट को हम जितना दौड़ा रहे हैं तो करंट में डिफ्लेक्शन आई, या इन्होंने किसी तरीके से ये पता लगाया कि करंट के अंदर, जो कंपास के अंदर है, वो डिफ्लेक्शन आ रही है। अब कंपास कैसे काम करता है? कंपास काम करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी मैं कंपास को ऐसे करके ले जा रहा हूँ, तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है ना। है ना। अगर मैं कह रहा हूँ अर्थ ये है, और अर्थ के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है एक, तो अगर मेरे पास मैग्नेट है तो वो नॉर्थ पोल उधर दिखाएगा जिधर इधर अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। तो यही ऐसे ही तो मैग्नेट काम करता है। वो मैग्नेट जो कंपास है वो ऐसे ही तो काम करता है मैग्नेट के ऊपर। यानी अगर मैं बार मैग्नेट भी ला के रख दूं, बार मैग्नेट सबको पता है ना, सबने खेला हुआ, केजी खिलौने मिलौने में भी आता है। तो अगर मैं इसको इस कंपास के पास भी लाऊं, ये कंपास है ना, इस कंपास के पास अगर इस मैग्नेट को भी ले आऊं, तो ये फिर भी डिफ्लेक्ट होगा, तो फिर भी ये इधर उधर घूमेगा। मान लो इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है ना। तो वही सेम चीज यहाँ हो रही है। लेकिन भाई ये तो समझ आता है कि ये एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि निडल भी मैग्नेटिक होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट से क्यों जा रहा है? सवाल यही आया, सवाल आया, और सवाल के पीछे पूरी रिसर्च हुई, और हमें पता लगा कि भाई ये जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये कोई दो चीज़ नहीं है। पहले इनको दोनों को अलग अलग ब्रांच माना था। पहले इनकी पढ़ाई जो है वो अलग अलग होती थी, यानी मैग्नेटिक वालों को अलग पढ़ाया जाता था, और माना जाता था कि मैग्नेटिज्म एक पूरी अलग ब्रांच है, और जो पूरी चार्ज की हमारी बात है, यानी चार्जेस के बारे में पढ़ना है, वो पूरी अलग ब्रांच है। लेकिन पता चला कि ये दोनों के दोनों एक ही है। फिर मैक्सवेल साहब आए, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर दिया, जो कि हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा। फिलहाल हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं और आगे टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एक डेफिनेशन निकल कर आती है कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर है क्या। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें ये पता चलिए कि वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्यों करती है, कैसे करती है, और मतलब उसका कैसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डेफिनेशन लिखेंगे। मैग्नेटिक, आप सब भी लिखेंगे अपनी कॉपी निकाल के, मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस वेयर स्पेस अराउंड स्पेस अराउंड कंडक्टर और ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट फेल्ट। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस, यानी एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा फ्री स्पेस, किसके अराउंड? कंडक्टर, एक कंडक्टर के अराउंड भी हो सकता है और एक मैग्नेटिक के अराउंड भी हो सकता है। एक कंडक्टर और अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। मैंने इसके अंदर लिखा है किसी कंडक्टर के अराउंड भी हो सकता है और किसी मैग्नेट के अराउंड भी हो सकता है। बेसिकली मैग्नेट के पास उसके डायपोल्स होते हैं, और कंडक्टर में करंट क्यों आता है? क्योंकि अगर उसके अंदर, अभी हम पढ़ जाते हैं कंडक्टर में क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। करंट किस लिए दौड़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल है ना। तो ऐसे करके करंट दौड़ता है। और अगर कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये एक मतलब बहुत बड़ा हमारे पास क्या बोल सकते हैं, एक डिस्कवरी मान लो, या कुछ ऐसा मान लो, जो कि हमने खास इसी चैप्टर में पढ़ा है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि चार्ज चल रहा है, करंट पैदा हो रहा है। अब हम ये देख रहे हैं अगर करंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो सर ये जो तार जा रही है इधर उधर, हमारे घरों में तार जा रही है, तो इसके अंदर से तो करंट आना चाहिए, इसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो मैंने बोला हाँ भाई होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। अभी आपको इसमें फॉर्मूले आएंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि बहुत कम होती है। अब मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सर कब करता है? वो तभी करता है जब वो वेलोसिटी में रहेगा। एक रुका हुआ चार्ज पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगी। सर कहना क्या चाह रहे हो? मान लो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाते हैं, हाँ, इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट एक्जैक्टली लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, यही मैग्नेटिज्म में आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर है, और इसके पास कोई भी चार्ज है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चल रहा है, अगर ये रुका होगा, अगर ये रेस्ट पे होगा, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर ये वेलोसिटी में होगा, अगर ये चल रहा होगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो जो फोर्स होगी वो उसको हम लिखते हैं क्यू
V क्रॉस B। इसकी डेरिवेशन याद मत करो, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। जो भी टीचर आपको इसकी डेरिवेशन रटवा रहा है एकदम फालतू टीचर, उससे मत पढ़ो। यहां पे आपको इसको फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला है QVB। सर Q क्या है? Q इस चार्ज का अमाउंट है, यानी कितना चार्ज होगा। Q है यहां पे इसका चार्ज, V है यहां पे इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी, और B है हमारे पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो B है यानी जिसके अंदर चल रहा है उसकी यहाँ पे हमको वैल्यू डालनी है, जो कि टेस्ला में होगी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे वेलोसिटी, जो इसके पास वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा, मान लो 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो वो यहाँ पे हम रख देंगे। और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ पे Q और Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर Q है इस चार्ज का अमाउंट, मान लो यहाँ पे 2E है, 3E है, या फिर जितना भी कूलम में आपको चार्ज दिया जाएगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को जल्दी से याद कर लो। और यहाँ पे ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर हम इसकी स्केलर फॉर्म लिखे तो F, आप सबको पता है क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं हटाऊंगा तो क्यू वी भी साइन थीटा आ जाएगा। ये साइन थीटा, जो साइन थीटा होगा वो हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो होगा। अगर मैं इस केस की बात करूं तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, क्या फोर्स लगेगी, साइन जीरो है। अगर मैं देखूं वेलोसिटी का भी वेक्टर इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो एंगल हो गया जीरो और साइन जीरो इज जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं इसको इस इधर वेलोसिटी में ले जाऊं तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, और अगर मैं इधर वेलोसिटी में ले जाऊं सर तो साइन 90 हो गया। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और वेलोसिटी ऊपर है, इस वाली वेलोसिटी को भूल जाओ। अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं मान लो इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर तो साइन 90 हो गया, साइन 90 इज 1 यानी फोर्स मैक्सिमम। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो फोर्स आएगी QVB 1 यानी मैक्सिमम फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। लेकिन भाई फोर्स लगेगी कहां पे, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास निकल कर आता है लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल, देखो बेटा बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से शुरुआत कराते हैं, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर कुछ अलग तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखो अलग कुछ भी नहीं है, टॉपिक मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया है ना, मैंने नहीं करे एक्चुअली, मैं एक बुक के हिसाब से चल रहा हूं, तो उसके हिसाब से आपको सारे के सारे टॉपिक मैं करा रहा हूं। देखो यहां पे हमारे पास निकल कर आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मेरे पास ही मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, इलेक्ट्रॉन को मैंने इसके अंदर ऊपर की तरफ चलाया, वेलोसिटी किधर दी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इधर। यहां पे निकल कर आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तुम्हें हैंड की स्पेलिंग तो आती होगी, लेफ्ट हैंड रूल। अब ये रूल कहता है क्या, ये रूल कहता है कि अपने हाथ को ऐसे बना लो, ऐसे सर, ऐसे सर बेटा ऐसे नहीं, देखो ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बनाना है। देखो ऐसे बनाओगे तो ये जो आपकी चीज है सर, ये क्या निकल कर आई है, तो मैं कह रहा हूं कि ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर मानो, ये वेलोसिटी का मानो, ठीक है यार 2 मिनट। देखो जिस तरफ आपकी वेलोसिटी होगी ना, जिस तरफ आपका करंट बह रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन करंट का बहता है करंट की उल्टी डायरेक्शन में। रुको, मिडिल फिंगर मैं लिख देता हूं, मिडिल फिंगर जो आपकी करंट जाएगी। सर करंट से क्या मतलब है, यानी पॉजिटिव की डायरेक्शन और नेगेटिव की उल्टी डायरेक्शन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा होगा तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में लेंगे, पॉजिटिव बह रहा होगा तो जिधर करंट बहता है पॉजिटिव भी उधर ही बैठता है। सर समझ नहीं आ रहा, अभी 2 मिनट को समझ आ जाएगा। थंब जो है आपका, थंब जो आपका फोर्स बताएगा कि उसके ऊपर फोर्स कहां लग रही है। और जो हमारे पास थंब और इंडेक्स फिंगर, यहां पे करंट या वेलोसिटी लिख दो, या तो करंट बता दो या फिर किसी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी, ये दोनों यहाँ पे निकाल सकते हो। इंडेक्स फिंगर, और इंडेक्स फिंगर हमारे पास जो होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालता हूँ। मान लो वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरफ दी गई है, तो मैं क्या करूंगा, अपने लेफ्ट हैंड निकाल लूंगा। अपने लेफ्ट हैंड निकाला, पीछे से लेफ्ट हैंड आ गया, और लेफ्ट हैंड में मेरे को देखो मिडिल फिंगर को कहाँ रखा है, करंट या वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऊपर है तो करंट कहाँ होगा, नीचे, तो मैं मिडिल फिंगर को क्या रखूंगा, नीचे रख लिया। अभी ऐसे हो रहा है, अपनी रिस्ट को घुमा सकते हो, अपनी रिस्ट को घुमाना, लेकिन अपने पूरे हाथ को मत घुमाना, चीजें बिगड़ जाएंगी, और उसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, देख लो, इंपॉर्टेंट है। और थंब को कहाँ रखना है, थंब तो सर फोर्स निकालनी है जो कि हमें निकालनी है, ठीक है, तो थंब को अभी छोड़ देते हैं। इंडेक्स फिंगर को कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर है, क्या अंदर है, नहीं सर इधर की तरफ है, तो करंट मेरा नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर आ रही है, अंगूठा देखो, अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि मेरी जो यहाँ पे फोर्स है वो यहाँ पे आउटवर्ड है। आउटवर्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, और इनवर्ट के लिए मैं ऐसे क्रॉस बनाता हूँ, आउटवर्ड के लिए ऐसे डॉट बना देता हूँ। तो मैंने जब यहाँ पे ऐसा बना दिया, इसका मतलब बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो, ये बोर्ड के ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे फिर अंदर जाएगा, यानी ऐसे गोल गोल घूमेगा। सर ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये तो गोल गोल घूमने की बात कर रहे हैं ना। सर कैसे गोल घूम रहा है, अगर मान लो फोर्स इधर लगेगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी। मेरे हाथ को देखते जाओ, मैं फोर्स की तरफ खींच रहा हूं, अगर फोर्स लग रही है तो वो उसी तरफ तो जाएगा जिधर फोर्स लग रही है, अगर फोर्स इधर लग रही है तो ऐसे घूमेगा। सर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, या कुछ बच्चों को भाई समझ ही आ गया होगा, लेकिन मैं तुम्हें और क्लियरिटी एकदम इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए ना, तुम अपने स्कूल में जाके अपने दोस्त को बैठा के समझा दो कि देख बेटा तेरे को ये आता नहीं, मैं तो ये समझा देता हूँ। देखो मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्रॉस हमें क्या दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर जा रही है, इस बोर्ड के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मान लो बी अमाउंट की है, कुछ मान लो 1 टेस्ला 2 टेस्ला, यानी कितने भी टेस्ला की कुछ बी अमाउंट की हमने वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दौड़ा रहा हूँ,
इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ दौड़ा रहा हूँ, है ना। अब अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल निकालूं तो मैं देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इंडेक्स फिंगर को क्या रखूंगा अंदर, और करंट इस बार कहाँ जा रहा है सर, करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो इस बार करंट हम इसको पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, बिकॉज डायग्राम थोड़ा गलत हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो यानी इस बार ये भी इधर इसी डायरेक्शन में जाएगा, करंट करंट इधर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स सर ऊपर लग रही है, फोर्स सर ऊपर लग रही है। और यही अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता तो करंट 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 इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन में बनता है। अगर ये नेगेटिव होता तो ये देखो करंट इधर हो जाता और फोर्स नीचे आती। अरे देख लो, पॉजिटिव है तो फोर्स ऊपर लग रही है, नेगेटिव है तो फोर्स नीचे लग रही है। लेकिन अभी ये क्या है, अभी पॉजिटिव है तो हम इसकी वेलोसिटी और करंट यानी मिडिल फिंगर किधर रखेंगे, जहां पे इसकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर लग रही है, फोर्स सर ऊपर लिख देते हैं हम, कोई बात नहीं सर, फोर्स ऊपर लिख देते हैं, फोर्स ऊपर लग रही है इसके ऊपर। जब फोर्स ऊपर लग रही है तो क्या है, फोर्स से इन्फ्लुएंस होगा। अगर मैं किसी चीज को धक्का मार रहा हूँ क्या वो आगे बढ़ेगी, है ना। अगर मैं कार को धक्का मार रहा हूँ तो कार आगे बढ़ती है, कार चलने लगती है, तो ये भी, ये तो एक आगे भी जाएगा क्योंकि इसके पास एक खुद की वेलोसिटी है, और ये एक ऊपर फोर्स लग रही है तो ऊपर की तरफ भी जाएगा। तो सर ये कुछ ऐसा निकलेगा, ये कुछ ऐसा निकलेगा। और इसके ऊपर फोर्स तो अभी भी लग रही है, मैं भी दिखाता हूँ, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा सर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि फोर्स खींच के लाई है, अभी भी इसके पास एक आगे की वेलोसिटी है, और फोर्स भी अभी इसके ऊपर लग रही है, और ये कुछ ऐसी हो जाएगी इसके पास वेलोसिटी, और ऐसे टेढ़ी 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 होते 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 ये एक राउंड मार देगा, पूरा पूरा एक सर्कल कवर कर देगा जहां तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। सर कैसे बोल रहे हो, देखो ऐसे टेंजेंशन लगती जाएगी, फोर्स 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 भी खींच रही है, और एक वेलोसिटी इसको अपने अंदर रखे रहेगी, जिसकी वजह से एक पूरा गोल घूम जाएगा। और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होगी क्यू वी बी, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायो सेवर्ट्स लॉ। बाकी ये जो है इसके अंदर भी और भी चीजें, ये मैं सोचने की खत्म हो गया, लेकिन मैं हाँ बायो सेवर्ट्स लॉ में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ा है, तो आपके ब्रेन को रिलैक्स चाहिए थोड़ा, तो हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ। अब मैं बायो की एक बार स्पेलिंग देख लूँ, हाँ बायोट 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 बायोट, ये सारे बाहर के साइंटिस्ट होते हैं, है ना। बायो सेवर्ट्स लॉ, तो ये लॉ हमको कहता है कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर ले लेते हैं, और इसके अंदर एक छोटा डीएल मान लो, मतलब डीएल से क्या है सर, डीएल यानी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और यहां से कुछ आर डिस्टेंस पे कहीं रैंडम जगह पे एक पी पॉइंट मान लो, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें बता देता है। तो मैं करूँ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल एट पॉइंट पी इज सर, इज किसको बात, नहीं 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 सर, देखो यहाँ पे इज लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, यानी जो करंट जा रहा होगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जितनी भी जा रही होगी करंट के बराबर होगा, और डीएल के बराबर होगा, यानी जितना जितना डीएल होगा उतनी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, बड़ा डीएल बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और साइन थीटा के, सर साइन थीटा कौन सा, ये जो एंगल बन रहा होगा ना इसके साथ, उस पर भी डिपेंड करेगी कितनी है, अगर डायरेक्ट है तो वो डायरेक्ट बनेगा, और ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, कोई भी चीज डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तो इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी सारे लिखते जा रहे हो ना, लिख रहे हो ना भाई, कॉपी निकाल के लिखो वरना बेटा याद नहीं होगा, भूल जाओगे। और जब इन सारी चीजों को मिला देता हूं तो मेरे पास निकल कर आता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और जब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगाता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा के आई डी एल साइन थीटा। और यही कूलम्स लॉ की तरह, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर कूलम्स लॉ था, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिज्म में ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, के आइडियल साइन थीटा वेयर के इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। ये के हमारे यहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि आपके परमिबिलिटी बोलते हैं इसे, परमिबिलिटी, जो कि आपका मीडियम पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट भी आपका मीडियम पे डिपेंड करता है। ये सारा नोट कर लीजिए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाले फॉर्मूले को आप प्लीज बिल्कुल मत भूलना, इस फॉर्मूले को एकदम याद करके एकदम घोल के पी लो। ये फॉर्मूला में क्या बताता है, ये फॉर्मूला क्या बताता है कि पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, अगर मेरे पास एक छोटा एलिमेंट है। ये याद रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है सिर्फ इसकी वजह से आ रही है, अगर मेरे को पूरे के लिए निकालनी है तो इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा। बाकी आपके सिलेबस में यही है, इसके ऊपर सवाल दे सकता है, आपको 3-4 सवाल करेंगे जिससे आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। और ये फॉर्मूला जैसे कूलम्स लॉ में होता था ना, कूलम्स लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते थे, वैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोलेगा तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इसे जल्दी से नोट। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने के लिए मान लो मेरे पास एक वायर है, सीधी वायर, इसके अंदर से करंट जा रहा है, और ऑर्स्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता लगा कि अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो यहाँ पे एक निकल कर आता है राइट हैंड थंब रूल, आपने लेफ्ट हैंड तो पढ़ दिया, लेकिन राइट हैंड रूल,
राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखो लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड ये वाला था, ये वाला नहीं, ये वाला जो था राइट हैंड हमारा है, और ये वाला जो है हमारा, ये वाला लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड से क्या होगा, राइट हैंड से कोबरा बनेगा, इसको कोबरा रूल भी बोलते हैं, यानी जहां पे हमारा थंब होगा उसको करंट की डायरेक्शन में रख लेना है और ऐसे करके अपनी उंगली को कर्ल करना है, अपनी उंगली को कर्ल करके घुमाना है। जब आप घुमाओगे तो आपको पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। अगर मैं इसको ऐसे करूं और इसको ऐसे घुमाऊं तो यहाँ पे इनवर्ड आ रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और अगर ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमा के ऐसे लाऊं तो यहाँ पे बाहर आ रही है। ठीक है, ठीक है सर, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये भी तो बताओ। तो देखो, जब हमने मैग्नेटिक एक यहाँ पे, जब मैंने इस करंट कैरिंग वायर में यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा और कार्डबोर्ड रख के इसके अंदर फिलिंग्स डाल दी, फिलिंग्स समझ रहे हो, आयरन फिलिंग्स डाली, तो मेरे को ये देखने को मिला कि मेरे को यहाँ पे ये देखने को मिला आयरन फिलिंग क्या, जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो यहाँ पे डाले। तो मैंने इसको पैसे थपथपाया, तो थपथपाने में मैंने देखा कि सारी फिलिंग्स एक सर्कल में, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ रहे हो, जिनका सेंटर एक हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होगा, यानी कि इन सबका सेंटर एक था, वो था ये वायर, और यहाँ पे एकदम ऐसे 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 करके सर्कल से बनने लगे आयरन फिलिंग्स के। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है, ये वायर है और वायर के आसपास एक सर्कल एरिया में है, कुछ ऐसे तरीके में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यानी कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है वो फैलते जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेम हमने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा कि अगर बाहर मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल के अंदर से जाती है, नॉर्थ पोल की निकल के अंदर से साउथ पोल के अंदर से जाती है, और कुछ ऐसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बना रखा है ताकि हम फील कर सके कि मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर होती है। तो सेम हमको यही चीज देखने को मिली, और हमें डायरेक्शन अब पता चल गई, पहले डायरेक्शन नहीं पता थी। हाँ, बाहर मैग्नेट में बता दी नॉर्थ से साउथ होती थी, लेकिन अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो इसके अंदर हमें पता चला कि ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है। यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं और राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखूंगा, और जब अपनी उंगलियां घुमाऊंगा तो देखो इधर से अंदर जा रही है यानी अंदर, इधर से बाहर आ रही है तो बाहर, देख रहे हो कुछ ऐसे घूम रही है, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मेरी घूम रही है। तो यहाँ पे साउथ पोल भी होगा, नॉर्थ पोल भी होगा, जी हाँ वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको कुछ फॉर्मूले बता जा रहा हूँ जो कि ये वन शॉट है और बहुत खतरनाक वन शॉट है। मैं आपको ये सब नहीं बताने वाला, इसकी डेरिवेशन आपको डेरिवेशन करनी है, यस आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ फायदा है नहीं, आपको एट द एंड ये फॉर्मूले ही याद रखने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर डेरिवेशन कर लोगे तो आपको एक बार याद रह जाएगा कि भाई मैंने क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा था, और डेरिवेशन करने से थोड़ा जल्दी याद रहता है, मतलब ज्यादा देर तक। सच बताऊं तो आपको एंड में रटना ही पड़ेगा, इसलिए मेरी बात मानो, इसको डायरेक्ट याद करो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैंने एक वायर ले लिया और वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ज्वाइनिंग बना दूं तो ये मान लो मेरा थीटा 1 है और ये मान लो थीटा 2 है। जब मैं बायो-सावर्ट्स लॉ में, बायो-सावर्ट हमारा लॉ क्या था, आइडियल साइन थीटा में अगर मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट करूंगा तो एक वायर की वजह से, एक इन्फानाइट वायर की वजह से, मान लो यहाँ से इन्फानाइट है, यहाँ से भी इन्फानाइट पे है, और आर डिस्टेंस दूर, मान लो आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सर आप देख देख के लिख रहे हो बेटा, मेरे पास पूरा चार्ट बना हुआ है तो मैंने सोचा उसी के अंदर से आपको करा दूं, बिकॉज जो कि मैंने अपने टाइम पे भी नोट्स में यूज करा था। तो देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है उसका फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, घोल के पी जाना है। और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आता है मैग्नेटिक, अगर मेरे पास एक सर्कल है, मान लो यहाँ पे सर्कल से मैंने करंट यहाँ से दौड़ा रहा हूँ, है ना, दौड़ाने का मतलब समझ लो, करंट यहाँ से मैंने ऑन कर दिया और करंट इसके अंदर से होते हुए जा रहा है और यहाँ से वापस निकल के ऐसे आ जा रहा है, तो इसके बीच में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऑस्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट, अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको बताऊं कैसे निकालनी है, आपको जो करंट जा रहा है इसमें अपना हाथ घुमाना है। अगर करंट इधर जा रहा होगा, देखो अंगूठा अपने आप अंदर हो गया भाई, अंगूठा अपने आप अंदर हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो अंगूठा अपने आप अंदर, और करंट अगर ऐसे जा रहा होता तो देखो मैं ऐसे घुमाऊंगा, अंगूठा अपने बाहर, यानी राइट हैंड थंब रूल से आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपका थंब किधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। ये कितनी ज्यादा कमाल की बात है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताऊं, ये तो मेरे को डायरेक्शन पता चल गई ना हाथों से, लेकिन भाई वैल्यू कैसे बताऊंगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी इंटेंसिटी तो बताओ। तो उसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे म्यू नॉट बाय 2 RI। ये मेरे, सही बताऊं, ये मेरे जेई के पेपर में भी आया था, और कई सारे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस बोर्ड सीबीएसई भाई हर किसी में आ रखा है फॉर्मूला। और देखो यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊं, अगर मान लो ये इनफाइनाइट नहीं है, मान लो ये तो इनफाइनाइट हो गया ना, ये तो फाइनाइट हो गया, हाँ, देखो मान लो फाइनाइट वायर है, यहाँ से कोई एंगल बनेगा, इसके एक एंड से एंगल बनेगा थीटा 1 और दूसरे एंगल बनेगा थीटा 2, तो वो यहाँ पे थीटा 1 आपको डालना है और थीटा 2 डालना है। फोर इनफाइनाइट वायर, अगर मेरे पास वायर इनफाइनाइट है, मान लो ये कुछ है नहीं, मेरे पास एक ऐसी वायर जा रही है और बिल्कुल इन्फिनिटी तक जा रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए मान लो ये वायर है और ये पी पॉइंट पे निकालनी है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो थीटा जो है वो ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 90 यानी 1 हो जाएगा, और 1 जब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पे 4 कट जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा फॉर इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट 2 पाई आई बाय आर। इस फॉर्मूले को भी नोट करें।
और यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला निकल कर आता है, अगर मेरे पास एक आर्क है, इसी फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे एक आर्क की बात करूँ और इस वाले पॉइंट पे निकालना है, ये ऐसे करके है और मेरे पास यहाँ पे करंट बह रहा है, एक आर्क के स्टाइल में करंट बह रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल कर आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर थीटा, इस फॉर्मूले को भी नोट करें। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपको अलग अलग चीज बना के देगा। यहाँ पे आपकी एक बहुत ज्यादा तगड़ी और एकदम खतरनाक डेरिवेशन आ जाती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी गई है, और इसके ऊपर क्वेश्चन सवाल डायरेक्ट आते हैं कि भाई डिराइव करके दिखाओ। तो उसी के ऊपर यहाँ पे ये है, तो इसके अंदर हमने करना क्या है, हमें एक एक्सियल पॉइंट पे एक सर्कुलर रूप के हमने सेंटर पे भी अभी हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, मैग्नेटिक फील्ड निकाली, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने सेंटर पे निकाली, अब हमें उसके एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। सर एक्सियल पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है और उसका ये जो एक्सियल ये जो पॉइंट होगा इसे हम एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। मान लो मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से समझ लो करंट आ रहा है, बिकॉज करंट इसके अंदर आएगा और करंट ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आके ऐसे जा रहा होगा, मतलब गोल घूम रहा होगा। ये थोड़ा ऐसे है, ये 2D में बनाना पड़ रहा है, बट एक्चुअली में ये 3D फिगर है, ये कुछ ऐसे घूम रही है और मेरे को उसके इधर पी पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करिए, टेकिंग डीएल एलिमेंट, आप लिख लेना टेकिंग डीएल एलिमेंट, डीएल एलिमेंट लीजिए छोटा सा जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, यहां से हमें थोड़ी दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इस लूप का जो रेडियस है वो मान लो आर है, वो आर है, और जो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस हम ए ले लेंगे। और अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाए, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो मेरे पास ये वाली साइड जो आ जाती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास एक डीएल वेक्टर है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सर यहाँ पे हमें कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे याद आ रहा है हमें बायो-सावर्ट लॉ, लेकिन वो नहीं लगाना। यहाँ पे वो करना क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी नीचे की तरफ बनेगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से ये डीएल वेक्टर अंदर जा रहा है इधर, और इसकी डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली यही बनाएगा ना। अगर मैं यहाँ से हाथ मारूं तो नीचे की तरफ आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कुछ इधर बनेगी। और वही अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट नीचे भी ले लूँ तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी। सेम अगर हम ज्योमेट्री देखें तो बिल्कुल सिमेट्री है, तो ये वाला डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी आई है, डी भी आई है, सॉरी डी बी छोटी सी, यहाँ पे भी डी बी आई है। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, इसका अब मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा। मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दूँ इस एक्सियल पॉइंट के, और ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे डायरेक्ट ऐसे जाएगी 45 एंगल पे, तो ये वाला 45 ये वाला 45 एंगल हो गया मेरे पास, ये वाला 90। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट करूँ तो एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा डी बी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा डी बी साइन थीटा। सेम चीज नीचे वाले के लिए भी होगी। अगर मैं इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को देखूँ तो एक कंपोनेंट इसका नीचे आएगा जो कि होगा डी बी कॉस थीटा, और अगर मैं इसी को देखूं तो डीबी साइन थीटा एक और आ जाएगा। अब आपको समझ आया कि यहाँ पे दो डीबी साइन थीटा है, यहाँ पे मैंने दो इसलिए लिया क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे। अब उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कैसे करूंगा, इस पूरे के लिए निकाल दूंगा। अभी तो एक इधर के लिए आया, एक इधर के लिए आया, ऐसे करते करते ये ऊपर के लिए इधर आया, नीचे के लिए ऐसे आया। तो अगर मैं इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को यहाँ पे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पता लग जाएगी। आपको साफ देखने को मिला है कि डीबी कॉस थीटा एकदम इक्वल वेक्टर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों की इंटेंसिटी भी कितनी होगी, बराबर, यानी इनकी वैल्यू भी कितनी होगी, बराबर, दोनों अपोजिट में, तो वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों वेक्टर जो है ऐड हो जाएंगे। सर ऐड क्यों जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और दो वेक्टर जब साथ में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं और डीबी कॉस थीटा कट जाएंगे। यानी अब मेरे को क्या करना है, ये डीबी निकालना है। अगर मेरे को बी निकालना है, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका हो जाएगा डी बी साइन थीटा। सर बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लगेंगे बाय बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास हो जाएगी आई डी एल साइन थीटा बाय, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई भी आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सर आर क्या है, आर डिस्टेंस होगा हमारा डीएल वेक्टर से, यानी ये वाला डिस्टेंस, तो इसके लिए इसको भी मैं आर नॉट लिख देता हूँ, क्योंकि आर क्या था, आर तो ये था, बी भी था ना, तो दो ना हो जाए, तो इसलिए मेरे पास ये, और इंटू मेरे पास साइन थीटा कौन सा होगा, साइन अल्फा आएगा, सॉरी यहाँ पे साइन अल्फा आएगा, क्योंकि अल्फा एंगल है ना, तो एक अल्फा कॉस अल्फा ऊपर होगा, कॉस अल्फा नीचे होगा। जो ये एंगल होता है उसी से तो कंपोनेंट लेते हैं। एंगल के साथ वाला जो होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट, और जो एंगल की दूसरी तरफ होता है वो हमारा होता है साइन कंपोनेंट। ये तो सबको पता है, नहीं पता थी तो लिख लो कहीं पे। और देखो इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर जाएंगे, म्यू नॉट मेरा कांस्टेंट है, ये करंट सबके लिए कांस्टेंट होगा। हाँ अगर मैं यहाँ पे देखूँ हर जगह करंट कांस्टेंट है, तो मैं करंट को भी बाहर ले रहा हूँ, क्या 4 पाई कांस्टेंट लूंगा, हाँ सर ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अगर मैं आर नॉट को देखूं, क्या डिस्टेंस सबके लिए सेम है, क्या सबके लिए डिस्टेंस सेम है, हाँ सर। मान लो मेरे पास एक लूप है, यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट एकदम बीच में है, तो क्या इसके लिए अगर मैं ऐसा करके देखूं तो सारे पॉइंट एक ही बराबर दूरी पे है, यानी यहाँ से अगर मैं ऐसा करके घुमाऊं भी तो सबके लिए आर नॉट की वैल्यू जो है वो सेम होगी। लेकिन क्या आर नॉट ये होगा, नहीं सर, आर नॉट तो ये होगा, आर नॉट की वैल्यू लिखो √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया डीएल वेक्टर और अंदर बच गया साइन अल्फा। ठीक है कहीं जगह है क्या, नहीं 2 मिनट में यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, हमें यहाँ से करना है। तो मेरे पास आ गया म्यू नॉट। अब देखो साइन अल्फा कैसे निकालूंगा, साइन अल्फा के लिए अल्फा की वैल्यू है, साइन क्या होता है सर, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, है ना, पाकिस्तान हरा भरा, क्या क्या होता था पापा वीडियो, अरे बड़े बेटा देखो यहाँ पे हमको साइन निकालना है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है सर, अगर मैं अल्फा देखूँ तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है मेरे पास आर, अगर मैं इन सबको हटा दूँ तो परपेंडिकुलर मेरे पास है आर, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं ये रख दूंगा म्यू नॉट, साइन अल्फा की जगह मैं रख दूंगा
यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली चीज मैंने यहाँ लिख दी। स्क्वायर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा, क्या बात सबको समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। और अगर मैं डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करूँ, अगर मैं डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करूँ तो क्या आएगा? अगर मैं यहाँ से डीएल वेक्टर मैंने छोटा सा काटा है, छोटे 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 सारे डीएल वेक्टर को जोड़ दूंगा, क्या आएगा सर? 2 पाई आर आएगा। सर आर क्या है? आर रेडियस है। 2 पाई आर आ जाएगा जो कि सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, 2 पाई आर। और यहाँ पे जो मेरे पास साइन अल्फा है, साइन अल्फा की मैं वैल्यू डालूंगा, क्या है मेरे पास साइन अल्फा की? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है अल्फा के लिए? मेरे पास परपेंडिकुलर है आर, और हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हाइपोटेनस, मेरे पास सर ये है। सर यहाँ पे इसका स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट हट गया था, और यहाँ पे क्या आया था? इसका रूट आएगा, इसका रूट आएगा, इसका रूट आएगा। सर यहाँ पे पावर जो है 1 है, यहाँ पे सर पावर जो है रूट पावर 1/2 होती है। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा सर? 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको जोड़ूंगा 3/2 हो जाएगा, बेस में पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ से 2 से ये काटोगे, ये 2 पे कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। मेरे पास फॉर्मूला बनकर यहाँ पे एक आई भी है, मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई हो गया, आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मेरे पास नीचे बचा है 2 2 2 बचा है, पाई तो कट गया हमारा, पाई से कट गया। यहाँ बचा है 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्सेल पॉइंट पे। और ये हमारा भाई बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, एंड इसकी डेरिवेशन पक्का आती है, डेरिवेशन का लिख के रख लो, और मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा जो कि कॉपी में लिख के, ये तो मेरे को समझाने के लिए था, लेकिन इसकी अच्छी सी डेरिवेशन अच्छी सी लिखी हुई मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, उसके अंदर से आप कर लेना। और इसी के बाद हमारे पास एक सवाल भी आता है, यानी कि कई बार बोर्ड में पूछ भी लिया जाता है। इसी के बाद इसी के आगे का एक क्वेश्चन देते हैं कि मान लो ये फॉर्मूला है, पहले तो उसको डिराइव करने को बोल देंगे, हाँ भैया ठीक है हमने डेरिवेशन रट रखी है, आपको रटनी पड़ेगी। इसको आपने रट के फिर आपको बोलेगा कि इस फॉर्मूले के अंदर मेरे को बताओ कि इसके सेंटर पे कितनी होगी, ये प्रूफ करके बताओ कि मेरे पास ये जो लूप है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो अगर मैं एक ही जगह ये ए जो मेरा डिस्टेंस था इसको मैं जीरो कर दूं तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड आएगी सर? हाँ, क्योंकि सर मैग्नेट यहाँ पे जो डिस्टेंस पे एक्सियल पे निकाली वही, तो अगर मैं ए को जीरो कर दूंगा तो सेंटर पे आ जाएगी। तो सेंटर पे अगर हम ए को जीरो रख दें, फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इनके डाल लेता हूँ मैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 0 डाल दूं जो कि एक सेंटर पॉइंट के लिए आएगा, तो बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर है ना। और अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 0 डालूं तो ये प्लस 0, इसकी पावर आएगी 3/2। यहाँ पे 0 हो गया तो 0 को हटाओ, आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक 2 ऊपर है एक 2 नीचे है, ये इसकी पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, है ना। 3/2 ये हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा आर का आर की क्यूब। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आर क्यूब आ गया, आर स्क्वायर से एक क्यूब गया तो नीचे मेरे पास खाली आर बच जाएगा। सर क्या यही फॉर्मूला भी आपने पीछे नहीं बताया था? हाँ एकदम पीछे बताया था, यानी कि ये जो डेरिवेशन हुई है एकदम सही हुई है, आपको दिख रहा होगा आई होप, है ना। आप कॉपी में लिख रहे होंगे बेटा, जो भी देखो जितनी मेहनत करोगे वही मेहनत आपके सामने आएगी। जितना आप कॉपी में लिखोगे, सर मैं लिख रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ बेटा, रफ कॉपी में भी लिखो, रफ कॉपी को बाद में फेंक दो। सर कैसे फेंकना है बेटा? एक बार लिखो, आज तो मतलब 5 मिनट तक उसे पढ़ो 5 मिनट पढ़ने के बाद अगर आप चाहे तो उसको साइड में रख सकते हो, लेकिन आपके एक फेयर नोट्स होने चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए। और ये जो मैं आपको सारा बता रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में बनाएं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक एंड पॉइंट पे काम आएगा। आप एंड पॉइंट पे ढूंढोगे कि मैं कैसे फास्ट रिवीजन करूँ। और 10 नोट मैं मान रहा हूँ बिल्कुल भी मत बनाना, अगर नोट्स नहीं बनाने तो इस वीडियो को कान में नीड लगाओ या फिर जैसे भी करके आप इस वीडियो को पूरा सुनो और इस वीडियो को याद रखो, हमेशा भूलो नहीं। कभी भी अपने नोट्स जो है वो एक ऐसे बनाना जिसको आप बार बार रिवाइज करना, और उस एक ही नोट्स को रिवाइज करना। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे नोट्स बना रहे हो तो मेरे नोट्स को ही रिवाइज करना, किसी और के नोट्स को नहीं मत करना। यानी 10 नोट बना लोगे, 1 2 3 4 5 4 नोट बना लिए एक ही चैप्टर के, और चारों को अलग अलग रिवाइज करना नहीं। जब आप एग्जाम रूम में बैठोगे ना अपना पेपर लिखने के लिए, तो आप जब अपना पेपर लिख रहे होंगे तो आपको चीजें याद आएंगी। वो पेपर जो है ना, जो एक पेपर आपने अच्छे से रटा होगा वो पेपर आपको सामने आएगा, उसके अंदर चीजें लिखी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसलिए एक नोट बनाओ और एक ही नोट में चलो। और बाकी ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है पूरा अच्छे से, और इसको जल्दी से नोट करो। यहाँ पे टॉपिक मेरे को बहुत ज्यादा तगड़ा भी लगता है, क्योंकि ये गॉस लॉ से ज्यादा मिलता जुलता है। यानी कि आपने जो गॉस लॉ पढ़ा था सेम वैसा ही यहाँ पे ये भी है, ये मैग्नेटिज्म में आ जाता है। गॉस लॉ जो हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। तो ये लॉ हमें कहता क्या है? ये लॉ हमें कहता है कि भाई यहाँ पे जितनी भी तेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी एक क्लोज सरफेस में, वो यहाँ पे हमारे पास उसको हम निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो सबसे पहले हमारे पास आया कौन सा लॉ? हमारे पास आया एक वो आइडियल साइन थीटा वाला, जो कि हमारे पास था क्या था मैं भूल गया यार। एक वो था हमारे पास हाँ, हमारे पास जो बायो सेवर्ट फ्लो आया वो जो उससे कैलकुलेशन करना मुश्किल हो रहा था। कैसे? मान लो मेरे पास एक करंट ये जा रहा है, ये इसके बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब बोर्ड से बाहर आ रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, और ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, और मान लो ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ करंट है। और मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ इस पी पॉइंट पे, तो सर इसकी वजह से भी एक बायो सेवर्ट लॉ लगाएंगे, इसकी वजह से बायो सेवर्ट लगाएंगे, इसकी वजह से बायो सेवर्ट लगाएंगे। ठीक है सर, इतना भी कर लेंगे, लेकिन क्या ये सेम होगी? क्या सेम होगी? नहीं, इसकी डायरेक्शन अलग होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, एंगल बनेंगे। तो ये कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यानी कि साइंटिस्ट लोग भी घबरा गए भाई, वो कह रहे भाई कैसे करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कुछ ना कुछ करके एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक तुम लूप ले लो, एक कोई भी लूप ले लो, और यहाँ पे एक छोटा सा डीएल वेक्टर ले लो। डीएल वेक्टर, यहाँ से अगर आप डीएल वेक्टर लोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ निकलेगी,
ये डीएल वेक्टर इधर की तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी इधर मान लो और यहाँ पे एक थीटा थीटा एंगल भी ले लो, जो कि आपको नहीं पता तो मैग्नेटिक फील्ड भाई निकालेंगे कैसे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी कैसे। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला दिया गया कि जो क्लोज इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल, ये होगा हमारा म्यू नॉट आई इन क्लोज, यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको आपको इंटीग्रल कर देना है इस पूरी लाइन के साथ। ये लाइन इंटीग्रल है, याद रखना। जो हमारे पास गॉस लॉ था उसके अंदर सरफेस इंटीग्रल था, लेकिन यहाँ पे लाइन इंटीग्रल होगा, यानी इन सब पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहाँ पे हमारी निकल कर अगर मैं पूरे के लिए निकालूं तो वो मेरे पास निकल कर आ जाएगी, वो बराबर होगी म्यू नॉट आई इनक्लोज के। यहाँ पे ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, जिससे कि आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दो चीजों की वजह से होगी, एक तो यहाँ पे ये वायर की वजह से और एक ये सर्कुलर लूप की वजह से। एक बार इसको ट्राई करें और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी मेरे पास वो होगी एक B1 होगी प्लस एक B2 होगी। सर यहाँ पे B1 कौन सी होगी, ये मान लो इस रेडियस इस सर्कल की वजह से, और दूसरी मान लो ये वायर की वजह से, है ना। यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपने ट्राई करा, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो हमें ऐड नहीं करना है, हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखनी है। सर डायरेक्शन कैसे देखेंगे, डायरेक्शन देखो ऐसे देखेंगे। मान लो ये मेरे पास एक वायर जा रही है पूरी स्ट्रेट वायर, तो इसकी वजह से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड काम रहेगी। अगर मैं इधर करूँ तो आउटवर्ड आ रही है मेरे पास, कैसे आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। और अगर मैं वही इस लूप के बारे में बात करूँ तो लूप में ऐसे करके हाथ घुमाऊंगा। मैंने पहले इस वायर के लिए कैसे निकाली, मैं थंब को अपने करंट की डायरेक्शन में रखा और ऐसे करके जब मैंने उंगलियां घुमाई तो मेरे को देखने को मिला बाहर आ रही है। और अगर मैं इसको इसके सर्कल के लिए इस्तेमाल करूं तो मैं ऐसे करके करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमा रहा हूं तो मेरा अंगूठा अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये माइनस हो रहा है सर। ये सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे जा रही है, इसके अंदर एक अंदर जा रही है, एक बाहर आ रही है। इसका मतलब एक दूसरे को काट रही है ना। तो कोई ज्यादा होगी कोई कम होगी, तो वही हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या था, 2I म्यू नॉट आई बाई 2R, है ना। ये तो हमारा सर्कल के लिए था। मेरे को माइनस करनी पड़ेगी म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो जब आप करोगे म्यू नॉट कॉमन आएगा, आई कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा और r कॉमन आएगा, मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 1/π। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा, यहाँ पे फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। आपको पॉइंट ओ पे जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो चलो एक बार इसको ट्राई करो। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले जो कि आप बहुत ज्यादा कमाल का कॉन्सेप्ट होने वाला है और कई बार आपको इसी चीज में घुमाएगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये एक हिस्सा मेरे को ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को सी मान लेता हूँ, और एक हिस्सा मेरे पास ये दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ, और एक इतना दिख रहा है ना। यहाँ से कहीं से ये आ रही है और यहाँ से कहीं से वायर आ रही है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो कोई भी पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, और अगर मेरे पास वायर यहाँ से जा रही है, करंट इसके अंदर से ऐसे जा रहा है, तब तो मेरे पास निकल जाएगी, तब तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को और ऐसे करके घुमाई अंगूठियां, तो यहाँ पे देखो उंगलियां घुमाने पर मेरे पे जो आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। लेकिन वही मैं बात करूं कि अगर मैं एक करंट को ऐसे रख दूं, है ना, एक वायर मैंने ऐसे रख दी, तो यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सर, 0 होगी। सर क्यों होगी, क्योंकि अगर मैं इसी की सिमेट्री रख देता हूँ, यानी लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन मेरे पास ज्वाइन कर लेगी, लाइन ज्वाइनिंग पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वजह से ये इन्फिनिटी से सी तक की वजह से यहाँ पे पॉइंट पे कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि सर ये इसकी एक्सेस पे ही लाई कर रहा है। और अगर वही मैं आर्क के लिए निकालूं तो सर हमारे पास आर्क के लिए फॉर्मूला है, आर्क के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाय 4πr, म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को चाहे तो आप ऐसे याद कर लो, चाहे तो आप याद कर लो, जो मैं याद करता हूँ वो होता है KIR बाय थीटा, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा K ही तो है। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -7, और I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 एम्पियर। R हमें दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कर लेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, है ना, मीटर में कर लिया। और यहाँ पे आपको जो थीटा है वो रेडियन में डालना है, याद रखना। इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में आएगा। हमारे पास कितना है, 60 डिग्री हमारे पास होता है π/3 हो गया। मैं इसको 3 1 जा 3 जा, और ये एक पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर -6, 3 इंटू पाई की वैल्यू डाल दो 3.14, मेरे पास कुछ आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 और 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर -6। दिस इज योर आंसर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर एक चार्ज है, अगर उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी के साथ में किसी वेलोसिटी के साथ उसे फेंकता हूं तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी। सर क्यों लगेगी, क्योंकि अगर मेरे पास एक चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दी तो ये अपने पास कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। यानी अगर कोई चार्ज चल रहा है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। और वहीं मैं इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, मान लो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है
और मैंने एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये अपनी तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और ये बाकी पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये आपस में मैग्नेटिक फील्ड जो है रिपेल करने लगती है, ऐसा कुछ समझ सकते हो। और इसके ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है और इसी डायरेक्शन में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मेरे पास यहाँ पे फोर्स जीरो निकल कर आती है। सर कैसे? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी से मैं फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकता हूँ। और यहाँ पे चार्ज जो है मेरे पास, ये चार्ज का अमाउंट है, और यहाँ पे अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट हटाऊँ तो मेरे पास आ जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा को देखूं तो इनके बीच में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वेक्टर हम देखेंगे थीटा। अगर हम थीटा देखें तो यहाँ पे जीरो बन रहा है। शायद तो हमारा पहला केस हमने पढ़ लिया है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैं अगर किसी चार्ज को इस वेलोसिटी में इसके अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इसी की डायरेक्शन में फेंकता हूं तो मेरे पास यहाँ पे फोर्स क्या होगी? जीरो, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। मैं यहाँ पे सेकंड केस लगूंगा, इफ चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल को मैं इसके परपेंडिकुलरली फेंकता हूं ऊपर की तरफ, तो मेरे पास फोर्स जो है वो किधर लगेगी? एक बार हम देख लेते हैं। करंट हमारा ऊपर बन रहा है, करंट ऊपर बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। यानी फोर्स क्या होगी? फोर्स होगी क्यू वी बी साइन 90 और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 90, यानी ये फोर्स जो है मेरे पास मैक्सिमम निकल कर आएगी। तो ये हमारे पास दो केस है। तीसरा केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जल्दी से देख लो, आपके दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगा फोर्स। देखो मेरे पास अगर चार्ज पार्टिकल है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इस बोर्ड के अंदर जा रही है, और मैंने परपेंडिकुलरली यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज को इस तरफ भेज रहा हूं, तो फोर्स मेरे पास किधर लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड देखो, इंडेक्स फिंगर अंदर, वेलोसिटी इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव होता तो मैं मिडिल फिंगर को कहां लेता? पीछे लेता, फोर्स नीचे लगती। लेकिन ये पॉजिटिव है, तो मेरा थंब देखो कहां पे आ रहा है, थंब बेटा ऊपर आ रहा है, फोर्स ऊपर लग रही है, यानी ये कुछ ऐसे घूम जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसे घूम जाएगा। तो जब ये ऐसे घूम जाएगा यहाँ पे, तो आप ये नोटिस करोगे कि ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा, और इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही है। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगती है तो वो जो फोर्स है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जरूर बदल देगा। तो ये क्या करेगा? इसको इस फील्ड में घुमाने लगेगा। चार्ज मूव इन सर्कल, चार्ज उसमें घूमने लगेगा थ्रो परपेंडिकुलरली टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के हमने परपेंडिकुलरली फेंका है। जो फोर्स लगेगी अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो क्यू वी बी साइन थीटा होता है, याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, अगर ये जो इस पर फोर्स लग रही है उसके इक्वल कर दूं, या और साइन तो हमारा 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो मैंने यहाँ पे डाला क्यू वी बी साइन 90 इज इक्वल टू 1 एम वी स्क्वायर बाई आर डाल दिया, जो कि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है। तो जब मैंने इस वैल्यू को पुट करा तो मेरे यहाँ पे एक वी से एक वी चला गया, आर का फॉर्मूला निकल कर आ गया एम वी बाई क्यू बी, यानी मेरे पास एक आर का फॉर्मूला निकल कर आया एम वी बाई क्यू बी। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर सवाल दिया गया है, तो जरूर करना पड़ेगा। और टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। और टाइम पीरियड के हिसाब से देखो, टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी सवाल आ चुका है कि टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे अगर आप इसको फेंकोगे तो ये इस पर मतलब वो, अगर समझो टाइम पीरियड क्यों नहीं डिपेंड कर रहा, क्योंकि अगर मैं एक वेलोसिटी को ज़्यादा वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ तो बड़ा सर्कल कवर करेगा, एक को कम वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ तो वो छोटा सर्कल डिप करेगा। लेकिन जो स्पीड बाय डिस्टेंस का रेशियो है वो हमेशा हमारा सेम आने वाला है, इसलिए टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर चार्ज को ज़्यादा कर दोगे या मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम पीरियड पे ज़्यादा असर पड़ेगा, जो कि फॉर्मूले हमको देखने को मिल ही रहा है ना। तो इसको जल्दी नोट करो और थर्ड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले वाले में देखा कि जो हमने साइन को है वो जीरो कर दिया था, मेरे पास एक फॉर्मूला आया है क्यू एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैंने पहले वाले में साइन को जीरो करा तो मेरे पास फोर्स जीरो आ रही थी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही थी। और फिर मैंने जो है साइन को 90 लिया, यानी मैंने वेलोसिटी उस तरफ दी बिल्कुल परपेंडिकुलरली। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो वेलोसिटी मैंने परपेंडिकुलर दी, लेकिन अब मैं वेलोसिटी जो है किसी सर्टेन एंगल पे देने वाला हूं। अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, और इसके अंदर मैंने चार्ज पार्टिकल को फेंका और मैंने किसी एंगल पे फेंक दिया। इस बार मैंने किसी थीटा एंगल पे फेंका, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो थीटा एंगल बना रहा है और ये वेलोसिटी से मैंने फेंका है, तो वेलोसिटी के यहाँ पे दो कंपोनेंट कर लो, कॉस, ये जो थीटा के साथ वाला है वी हो जाता है वी कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला हम ले लेंगे वी साइन थीटा।
अब जो ये जो देखोगे v cos थीटा इसको आगे बढ़ाना चाह रहा है और v sin थीटा इसको इसके परपेंडिकुलरली लग रहा है। अगर परपेंडिकुलरली लग रहा है, मैंने बताया था, अगर परपेंडिकुलरली लग रहा है तो ये इसको गोल घुमाना चाहेगा और ये इसको आगे ले जाना चाहेगा, तो ये गोल भी घूमेगा, तो ये गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा और ये करेगा अपना हेलिकल पाथ कवर। मैं बता रहा हूं, अगर आप बोर्ड्स वाले बच्चे हो तो इसकी फॉर्मूला याद मत करना, इसका सवाल बिल्कुल भी नहीं आने वाला। कुछ लोग इसका पिच विच का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कुछ लोग बच्चे इसका जो पिच का फॉर्मूला है, ये कितना पाथ कवर हुआ है, इसे पिच बोलते हैं और इसका फॉर्मूला वगैरह याद कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि पाथ क्यों ऐसा ऐसा कवर कर रहा है, ये ऐसा ऐसा कवर करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा, मैं इंक डालता हूँ, बट कोई नहीं, आप समझ आ रहे हो। मैं इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। अभी आपने सोचा मोटर काम कैसे करती है। अगर आप मोटर को, अगर अगर आपके पास घर में कोई छोटी मोटर होगी तो उसको एक बार खोल के देखना, उसके यहाँ पे ना मैग्नेट्स लगे रहते हैं, यहाँ पे ना ये जो होते हैं ये मैग्नेट्स होते हैं। बचपन में कभी आपने करी करी होगी छोटी मोटी सी मोटर इस्तेमाल, तो उसको खोल के देखना, उसके अंदर जो है मोटर्स वगैरह लगे रहते हैं। और तो मतलब मैग्नेट्स क्यों लगे रहते हैं, आखिर क्या दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, फोर्स फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख देता हूं जिसके अंदर करंट बह रहा हो, आई करंट बह रहा हो मान लो, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी, ये कुछ फोर्स महसूस करना इस्तेमाल कर देगा। अगर मैं इसको ऐसे ना बनाऊं और अगर मैं एक मैग्नेट ले लूं और ऐसे करके रस्सी से एक टांग दूं, एक लोहा टांग दूं और इसको जो है सॉरी, यहाँ का दिल्ली का मौसम बड़ा खराब रखा है, और यहाँ पे इसको ऐसे बांध दूं एक करंट के साथ, तो इसके अंदर करंट बहना चालू हो जाएगा, तो ये घूमना भी चालू कर देगा। तो ये घूमना भी चालू कर देगा। सर क्यों कर देगा? क्योंकि ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आई बी एल साइन थीटा। सर आई क्या है? आई जो इसके अंदर करंट बह रहा होगा, जो भी इस मेरे पास जो रॉड होगी उसके अंदर जो भी करंट बहेगा उसका करंट, बी जो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना। और यहाँ पे एल क्या होगा सर? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको जल्दी से नोट करें। और इसके ऊपर आपकी मोटर वगैरह भी चलती है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक दिखाऊं, 2 मिनट, ये जो दोस्तों मेरे पास पंखा रखा हुआ है, इसके अंदर भी यहाँ पे एक मोटर है, तो इस मोटर के इधर मैग्नेट वगैरह होंगे, है ना, और मैग्नेट वगैरह जो है इसको घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि ये जो एक्सिस है ना इस पंखे का, ये जो इस पंखे का एक्सिस है वो यहाँ पे रॉड है, वो यहाँ पे रॉड है। अगर मैं पंखा बनाऊं, है ना, ऐसा करके, वो मान लो 4 पंखड़ी का पंखा है, ये बीच में इसकी जो रॉड है ना वो कुछ ऐसे अंदर की तरफ जा रही है और अंदर इसके मैग्नेट लगे हुए हैं। और जब इसके अंदर से करंट बहता है ना, इसे आर नेचर बोलते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आर नेचर घूमने लगता है, तो ये घूमने लगता है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि इसके अंदर करंट पास हो रहा है ना, तभी तो हम बिजली देते हैं, तो पंखा पंखा चलता है, इससे मोटर वगैरह पे घर में पानी भी इसी से आ रहा है। यहाँ पे निकल कर आता है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर। मेरे पास यहाँ पे 2 पैरेलल वायर है, इनका बीच का डिस्टेंस मैंने आर ले लिया है ना, आर ले लो या डी ले लो, और यहाँ पे इन दोनों में करंट बहा दिया। करंट बहा दिया, अगर करंट बहा रहा हूँ तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, अपने आसपास, है ना। यहाँ पे मान लो ये अपने पास आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रही है जो कि इस वायर को इफेक्ट कर रही है। इसे ले लो I1, इसके अंदर करंट I1 बन रहा है, और ये जो हमारी I1 ले लो और इसकी वजह से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसे B1 ले लो, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? एक वायर की वजह से, एक इन्फानाइट लॉन्ग वायर की वजह से हमारी आती है μ0I/2πr। इसकी वजह से यहाँ पे कितनी होगी, कैसे होगी? इनसाइड होगी, यहाँ पे तो मैं क्रॉस बना देता हूँ, और इसकी वजह से जो होगी वो होगी μ0I/2πr। अगर वही चीज यहाँ पे इसके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू ये है। और अगर मैं फोर्स की बात करूं कि इसके ऊपर फोर्स कितनी, ये फोर्स, ये जो I2 वायर है ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा IBL साइन थीटा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और आइडियल का जो हमारा करंट है वो ऊपर जा रहा है साइन 90, है ना, साइन 90 इज 1, यानी फोर्स हो जाएगी IBL। आई की जगह हम आई रन देंगे। आई कौन सा है? ये I2 वाला। और बी की जगह क्या डालूंगा? μ0I1 डालूंगा। सर I1 क्यों डालूंगा? क्योंकि इसकी वजह से बन रही है ना, B1 I1 की वजह से बन रही है, तो यहाँ पे हमारा I1 आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बन रही है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे आ जाएगा 2πr, और यहाँ पे L आ जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा 2I1I2 L/2πr। ये टू मैं इधर ले गया था पहले से ही, है ना। इसको 1 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 से डिवाइड कर दोगे, तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा, यही वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। और इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। कई बार आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछेगा कि इसके इतने हिस्से पे कितनी फोर्स लग रही होगी, तो वो हमारे पास आ जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। डेरिवेशन बहुत छोटी सी है, डेरिवेशन हो सकता है ना है, लेकिन हाँ इसके ऊपर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आपको एक तार दे देगा और दूसरी तार बता देगा और पूछेगा बताओ अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं। देखो अगर ये मैं इन दोनों का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम कर दूं, है ना, अभी मैं किधर करूं, मान लो ये 2 वायर है
और इनका डायरेक्शन, इनका करंट मैं सेम कर दूं, तो एक बार चेक करो किधर बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से अंदर बनेगी और इसकी वजह से बाहर बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कम होना चाह रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम होना चाह रही है। अगर कम होना चाह रही है तो ये उसको बढ़ाएगा और इन दोनों को पास लेके आएगा, इन दोनों को पास लेकर आएगा। या ये हमेशा याद रखना सेम डायरेक्शन में। मैं इसको मिटा देता हूँ। करंट अगर सेम डायरेक्शन में, करंट अगर सेम डायरेक्शन में तो हमेशा अट्रैक्शन होगा सर। सेम चीज़ों में हमेशा अट्रैक्शन हो जाता है सर, सेम में अट्रैक्शन। सर अगर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सन हो जाएगी क्योंकि रास्ते अलग होगा ना बेटा। सेम डायरेक्शन में जो जो आएगा अपोज करेगा, अपोज। अट्रैक्शन है रिपल्शन लिख दो, अपोज या रिपल्शन। रिपल्शन ज़्यादा सही है ना, रिपल्शन। अगर करंट सेम डायरेक्शन में दो तारों में बह रहा है, अगर ये दो तारों में करंट सेम डायरेक्शन में बह रहा है तो ये एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेगी। लेकिन वही अगर मैं इसमें करंट बदल दूं तो अब ये दूर जाने की कोशिश करेगी क्योंकि बेटा रास्ते बदल जाने से अट्रैक्शन बदल जाती है। टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी से अपने कॉपी पे हेडिंग डालो, टॉर्क ऑन करंट, करंट कैरिंग लूप। यानी एक लूप लेंगे, पहले एक मैग्नेट बना लो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सबको पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल के अंदर जाती है। मैंने इसके अंदर एक लूप ले लिया है ना, इस लूप को बंद ही रहने देते हैं। ये एक लूप ले लिया जिसके अंदर करंट दौड़ रहा है, इसको चलो करंट भी दौड़ा देते हैं। करंट कुछ ऐसे दौड़ रहा है और इसकी हम एक एक्सेस ले ली जहां पे ये घूमेगा, जहां पे ये घूमेगा। इस पॉइंट को ले लो ए, इस पॉइंट को ले लो बी और इस पॉइंट को ले लो सी, इस पॉइंट को ले लो डी। अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस तरफ है ना, साउथ से निकल के, मतलब नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है। नॉर्थ से निकल के मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में जा रही है। अगर साउथ में जा रही है तो क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? क्या एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में अपने अंदर करंट लेके बैठा हुआ है? सर हाँ, अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अपने अंदर करंट लेके बैठा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ये बात मतलब हमेशा ट्रू रहेगी। तो अगर मैं ए बी को देखूं तो ए बी के ऊपर कुछ फोर्स लगेगी। सर किधर लगेगी? अगर हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड निकालो, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड निकालो और देखो कि करंट किस तरफ है। सर करंट ऊपर की तरफ है। सर ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है। तो देखो मेरा अंगूठा किधर आया? अंगूठा अंदर पीछे आ गया, तुम्हें दिख रहा होगा अंगूठा जो है मेरा पीछे आ गया, अंगूठा इधर आ गया। और अगर मैं इस वाली वायर के लिए बात करूं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, और करंट किधर है? नीचे। तो अंगूठा देखो मेरा आउटसाइड आ गया, आउटसाइड आ गया। यानी इधर जो फोर्स लग रही होगी वो अंदर लग रही होगी और इधर इधर लग रही, इधर बाहर की तरफ लग रही होगी। क्यों? तो क्या टॉर्क लग रहा है? हाँ टॉर्क तो लग रहा है। लेकिन सर एक बार ये वाली वायर भी चेक कर लो। मैंने बोला इसको चेक करने की जरूरत क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। अगर करंट भी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है तो इसका मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स तभी लगेगी जब कोई सर्टेन एंगल पे होगा या फिर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, यानी फोर्स मैक्सिमम, यानी फोर्स जो है वो मैक्सिमम लग रही होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, मेरे पास एक कॉपी है, ये मेरे पास कॉपी ऐसे रखी हुई है, फोर्स इस तरफ अंदर की तरफ लग रही है, ये ए बी है ना, ये ए बी है और ये डी सी है। तो ये देखो फोर्स कुछ ऐसे लगेगी, ए बी सी डी, और फोर्स ऐसे लग रही है, ये वाली फोर्स अंदर, ये वाली फोर्स बाहर, और ये ऐसे घूमना चालू कर देगा तेज तेज। यही तो मोटर है भाई, ऐसे ही तो मोटर काम करती है। एक बार ध्यान से सुनो, मोटर ऐसे ही काम करती है। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर करंट दौड़ा दूं, ये ऐसा लूप है पूरा, और तो ये ऐसे घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि ए बी पे फोर्स लगेगी और सी डी पे भी फोर्स लगेगी। इन दोनों पे फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स तो मेरे ख्याल जीरो, देखो नेट फोर्स जीरो होगी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपनी डायरेक्शन पे ही घूम रहा है। और अगर अपनी एक्सेस पे ही घूम रहा है तो इसका टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। सर एम बी साइन थीटा से सर एम क्या है? एम जो है यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट, और बी जो है हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा हमारा एंगल है जो कि ये थीटा बनाएगा। ये कुछ कुछ देर बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा और ऐसे घूम घूम के अपनी एक्सिस पे घूमता रहेगा। अभी इसके बारे में हमें और चीज़ें पढ़नी है। अब देखो जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है आई इंटू ए, आई इंटू ए। तो मैं अगर इसकी जगह यहाँ पे आई इंटू ए लिख दूँ, मैं टॉर्क की जगह लिख दूँ आई ए बी साइन थीटा, तो ये हमारा निकल कर आता है बी आई ए साइन थीटा, और यही आपका टॉर्क है। इसके ऊपर आपको सवाल देखने को मिलेंगे बहुत सारे। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ये एक डिवाइस है जो कि करंट मेजर करता है। इसका काम है करंट को मेजर करना, और ये ज्यादा बड़े करंट को मेजर नहीं कर पाता। इट्स डिटेक्ट मेजर स्मॉल करंट, यानी सर्किट में जितना भी स्मॉल करंट जा रहा होगा ये उसको मेजर करता है। और यहां पे इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। यहां पे हमको रेडियली यहां पे हमें लेने पड़ते हैं रेडियली मैग्नेट्स, जो कि नॉर्थ पोल ये मान लो, साउथ पोल ये मान लो। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल के अंदर जाती है।
है ना। और इसके बीच में हम अपना कुछ रोटेटिंग सा रख देते हैं, कुछ भी रोटेटिंग से मतलब मान लो एक हमने वो रख दी जो कॉइल बोलते हैं कॉइल, इसके अंदर हमने कॉइल रख दी और ये है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, अपने अंदर से सारी मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देता है, यानी आसपास की सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ले लेता है। मान लो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही, कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर। ये रेडियली क्यों लिया है, हम सीधे क्यों नहीं लिए, सीधे इसलिए लिए क्योंकि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड सीधी जाती, लेकिन हमने रेडियली लिया तो ये रेडियली सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी ऐसी जाएगी और इसके अंदर से होके ऐसे निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, है ना। जिससे क्या क्या होगा, थोड़ा फ्लक्स जो है वो सारा सॉफ्टवेयर आयरन कोर के अंदर से जाएगा। फ्लक्स की यहाँ पे हमारे पास वेस्टेज नहीं होगी कुछ भी। मेरे पास ये जो कॉइल है ये अब जो है घूमना शुरू कर देगी, क्यों, क्योंकि सर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अपने सर्किट से, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। मैं नापना चाहता हूँ अपने सर्किट में कि मेरे सर्किट में कितना करंट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक सुई लगा दूंगा और रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक कोई भी बोर्ड लगा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4 5। फिलहाल ये एक बीच में शुरू होता है, माइनस में जाता है ना। तो यानी कि अगर मेरे पास ये है, मतलब ये पूरा बन गया, मैंने यहाँ पे सर्किट से इसको कनेक्ट करा, जब सर्किट से कनेक्ट करा तो करंट जाएगा और करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर फोर्स लगती है, जो कि हमने अभी अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा है। तो यानी इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा ना तो यहाँ पे हमें बता देगा मेजर करके, ये हम पट्टी जो पट्टा है जो इसके ऊपर मेजर नापने का है, ये खुद लगाते हैं ताकि हमें पता लगे कितना करंट कितने पे आ रहा है। और जैसे ये घूमेगा तो हमें पता लग जाएगा कितना करंट आ रहा है, और ये बहुत छोटे करंट के लिए होता है। अगर आप चाह रहे हो कि इससे 3-4 एम्पेयर भी करंट मेजर कर ले तो भाई बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें अगर ज्यादा करंट मेजर करना है तो भैया क्या करेंगे। और अगर ये तो करंट पे बेस कर रहा है ना, करंट पे ही काम कर रहा है। अगर मैं इसका लिखूं यहाँ पे, अगर मैं टॉर्शन इसका टॉर्क लिखूं, है ना, इस पे जो टॉर्क लगता है वो, और यहाँ पे टॉर्शन टॉर्क को मैं लिख दूं, टॉर्क जो लिखता है वो I N B ना साइन थीटा होता है, जो कि हमने पिछले अभी टॉपिक में पढ़ा है। और यहाँ पे टॉर्शन कांस्टेंट लिख देंगे इसका K थीटा, क्योंकि टॉर्शन टॉर्क को बराबर हमने रखा है। जब हम इसको करेंगे तो ये वाला हमने पढ़ा है अभी, एंड यहाँ पे टर्न्स है, I यहाँ पे करंट है, B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया इस कॉइल का एरिया हो गया, और साइन थीटा हमारे पास ये हो जाएगा कि यहाँ पे एंगल कितना है। अगर हम देखें तो रेडियली आ रही है तो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 90, साइन की जगह मैं क्या रख दूंगा 90। जब मैं 90 रखता हूँ तो ये पूरी टर्म 1 हो गई, और ये मेरे पास इसको हम थीटा, इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा जो है सेंसिटिविटी है कि कितना घूम रहा है, ये अल्फा कितना एंगल घूम रहा है ना। जितना एंगल घूमेगा उतना ज्यादा होगा, तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल दो तो हमारे पास आती है BNA/I/K, ये हमारे पास आती है। और इस चीज को आपको याद रखना है कि यार कितना अल्फा जाता है कितना अल्फा नहीं जाता। यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। और अगर मैं इस टर्म को देखूं तो इस टर्म, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहने वाली है। अगर आप एक गैल्वेनोमीटर बना देते हैं, गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा दिखता है डब्बा सा, अगर आप एक डब्बा बना देते हो इसके अंदर ये सारी चीजें फिक्स हो जाती है। क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, नंबर ऑफ टर्न सेम रहेंगे, और एरिया जो है कॉइल का वो भी सेम रहेगा, के तो हमारा कांस्टेंट है ही। सिर्फ जो यहाँ पे चेंज होगा वो होगा बाहर का करंट, यानी ऐसे 2 तार निकल रही होंगी इसके अंदर से, और ये 2 तार आपको अपने सर्किट में जोड़ना है, तो आपको पता लग जाएगा कि उस सर्किट के अंदर कितना करंट है। तो यही आपको यहाँ पे भी करना है। अल्फा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सारी चीजें कांस्टेंट है, यानी अल्फा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। यानी जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा अल्फा बढ़ेगा, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द डिफ्लेक्शन, अगर आपको डिफ्लेक्शन के लिए पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, यही आपके डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में आएगा। जल्दी से यहाँ पे देखो हमारे पास 2 चीजें हैं, एम मीटर और वोल्ट मीटर, ये दोनों चीजें बनाई गई है आपकी गैल्वेनोमीटर से। यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल हुआ है, जब हमने देखा कि यार गैल्वेनोमीटर का हम कुछ यूज कर सकते हैं, तो हमने बनाई 2 चीजें, एक है वोल्ट मीटर और एक है एम मीटर। एम मीटर क्या करता है, एम मीटर जो हमारा करंट मेजर करता है। सर कैसे, यहाँ पे आपको बड़े बड़े करंट को मेजर करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा 50 एम्पियर, 2 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, हम बड़े करंट को इससे मेजर कर सकते हैं। अगर हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर की फट जाएगी, यानी गैल्वेनोमीटर ही फट जाएगा, वो चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है कॉइल जो होता है वो इतना करंट नहीं सह पाया था। तो हम क्या करते हैं, एक पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। सर शंट क्या होता है, शंट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, तो हम उसे यहाँ पे लगा देते हैं। अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो वो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला निकल कर आता है। यहाँ पे RG क्या है हमारा, ये शंट का रेजिस्टेंस है, ये है R। यहाँ पे RG है जो शंट का रेजिस्टेंस है, IG जो है वो हमारे जो इसके अंदर करंट जा रहा होगा वो है ये, और जो बाहर से करंट आ रहा है उसको हम I ले रहे हैं। और ये जो प्लेस होना चाहिए सीरीज में प्लेस होना चाहिए, सीरीज में प्लेस होगा तभी अच्छे से काम करेगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एम मीटर जो है वो सीरीज में लगता है, लेकिन जो इसका रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में आता है। वहीं ये चीज उल्टी हो जाती है वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में जो शंट है वो हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में ही लगाते हैं, है ना। यहाँ से ये अंदर तक आ रहा है, इसमें अटैच है, यानी करंट यहाँ से आएगा और अंदर अंदर से यहाँ से चला जाएगा, और इसको हम पैरेलल में लगाते हैं। अगर मेरे पास एक सर्किट और मेरे को उसका वोल्टेज नापना है तो मैं सीरीज में नहीं लगाऊंगा वोल्ट मीटर को, मैं वोल्टेज नापने के लिए उसको पैरेलल में लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में लगाऊंगा भाई, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का हमने ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, अगर मैंने इसको सीरीज में लगा दिया तो करंट तो रुक ही जाएगा सर्किट में। वहीं अगर इसको इसकी बात करूं तो ये सीरीज में लगेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, करंट यहाँ से सीधा चलते हुए अपना पार हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला ये है, वोल्टेज आप देख सकते हो, अगर वोल्टेज मेरे को नापनी है तो करंट आई जो इसके अंदर से जा रहा है प्लस आर, वी इक्वल टू आई आर लगाया, आर की जगह पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बढ़ा देना है, बस आपका यहाँ पे सर्किट में ऐसा काम हो जाएगा। तो ये 2 चीजें हैं जिसके ऊपर सवाल आ जाते हैं, इनकी
कंस्ट्रक्शन आ सकती है, और यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि एमीटर के अंदर जो है कहाँ पे लगता है रेजिस्टेंस, सीरीज में लगता है पैरेलल में लगता है, तो आपको बताना होगा कि पैरेलल में लगता है शंट, और इससे हमारा एमीटर बन जाता है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगता है तो हमारे पास एमीटर बनता है। गैल्वेनोमीटर के अगर हमने सीरीज में लगा दिया अपना शंट, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर बनता है। शंट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो ये वाला एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, ये नॉट बार आया पेपर में, एक बार ट्राई करना। इसके अंदर आपको बहुत ही सवाल है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे जो है करंट निकालना है सर्किट के अंदर। अगर मैं सर्किट को ध्यान से देखूं, एक 200 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक बैटरी सीधी लगा रखी है और एक बैटरी उल्टी लगा रखी है तो क्या होगा, वोल्टेज जो घटेगा। यहाँ पे आप जो है केवीएल का रूल भी अप्लाई कर सकते हो, केवीएल भी लगा सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लो, जो कि मैंने आपको इसी पिछले वाले लेक्चर में सिखा रखा है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी का मान सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 200 माइनस 10 190 v इजिकल टू आई आर लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। और अगर मैं आर को देखूं तो आर है 38, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एम्पियर निकल कर आ जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। सर यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आएगी सर आपने क्या करा, तो देखो मैंने 200 में से 10 को माइनस कर दिया। मैंने इसको एक सर्किट मान लिया पूरे को, और मैंने इसको एक ही बैटरी बना लिया, एक बैटरी बना लिया और इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लगा लिया। और ये एक बैटरी जो होगी उसका नया वोल्टेज क्या होगा, उसका नया वोल्टेज होगा 200 माइनस 10 यानी 190 वोल्ट। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सर ये आपने कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि ये बैटरी इस बैटरी को अपोज कर रही है और बीच में कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी चीज नहीं आ रही है, तो मैंने इसको डायरेक्ट माइनस कर दिया। अगर यही प्लस में होता ना, अगर यही यहाँ पे इसका छोटा डंडा यहाँ होता, बड़ा डंडा यहाँ होता, तो ये बैटरी देखो करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से माइनस से प्लस आ रहा है, यानी बैटरी सपोर्ट कर रही है। मैं यहाँ से किसी चीज को धक्का दे रहा हूँ, यहां से मैंने 30 वोल्ट से किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, ये प्लस माइनस से प्लस जाना धक्का देना ही तो होता है। ईएमएफ ही तो मिल रहा है, करंट को ईएमएफ मिल रहा है। यहां पे मेरे को 10 वोल्ट का धक्का और मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा टोटल 40 वोल्ट का धक्का मिल रहा है मेरे को। धक्का नहीं, देखो अगर वही चीज मैं यहाँ पे बात करूं तो 200 वोल्ट तो मैंने लगाया, लेकिन मेरे को धक्का नहीं दे रहा है इस बार, वो वोल्टेज कम कर रहा है मेरी। तो कितनी से कर रहा है कम, 10 वोल्ट से कम कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 190 लिखा। और यही इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया चीज थी, यही इसलिए पेपर में आया था। यहाँ पे देखिए ये सवाल भी आपको बहुत ज्यादा कुछ पेपर में आ रखा है। यहाँ पे आपको बोल सकता है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसकी यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखने को आ सकती है। पेपर में डायरेक्ट आती है और आप इसको बना के भी लिख सकते हो, लेकिन आपको कोई रेफरेंस चाहिए होगा कि भाई मैं कहां से देखूं, मेरे को तो आता ही नहीं, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। दिस लॉ स्टेट, दिस लॉ नहीं लिखेंगे आप, पूरा लिखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बी अराउंड द क्लोज पाथ इन द वैक्यूम इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू इट। यानी कि वही चीज है कि अगर कोई सरफेस ले रहे हो उसके अंदर जितना भी करंट जा रहा है तो वो उसके म्यू नॉट टाइम्स बराबर होता है। और यहाँ पे आई जो है आई अंदर वाला होता है, एनक्लोज लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। इसको अपने कॉपी में लिखें ताकि आपकी मेमोरी में हमेशा बने रहे। इस सवाल को समझे, सवाल बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला है और ये पेपर में भी आ रखा है। तो देखो हमें कह रहा है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन भेजा और एक प्रोटॉन भेजा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन भेजा। तो पूछ रहा है कि किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये डायरेक्ट टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा है, ये सवाल तो टाइम पीरियड का है, लेकिन ये डायरेक्ट टाइम पीरियड नहीं पूछा, ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो ये 2 पाई m बाय क्यूबी। और यही है, इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, और 1 बाय टाइम पीरियड। और इसको उल्टा कर दूं मैं तो ये हो जाएगा क्यूबी बाय 2 पाई m। यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों का चार्ज तो सेम है ना, सेम चार्ज सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही प्रोटॉन के ऊपर होता है, और जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी दोनों के लिए सेम है। 2 पाई तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो फ्रीक्वेंसी मेरे पे डिपेंड कर रही है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है। फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास डिपेंड कर रही है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है, यानी जिसका मास ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। यानी मेरे पास जितना जितना मेरे पास इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg कुछ होता है, और इसका होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन का मास इसका मेरे को शायद याद नहीं, शायद इतना ही, एक बार चेक कर लेना, है ना। तो अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम है, और तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा होगी। यहां पे हमारे पास सवाल था फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, ज्यादा, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लेना, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी। तो यहां पे आंसर आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है वो मास कम है तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी। प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में कम होगी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टाइम पीरियड पूछना चाह रहा था, लेकिन टाइम पीरियड ना पूछ के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पूछा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, लेकिन गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है ना, ये तो हमने बता दिया। तो उसका प्रिंसिपल पूछ रहा है कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे हमको लिखना है व्हेन अ करंट, आप मेरे साथ अपने कॉपी निकाल के लिखिए, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed in magnetic field it experience torque।
इज इट एक्सपीरियंस टॉर्क, वो टॉर्क की वैल्यू क्या है सब एक बार कमेंट में लिख देंगे। दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे ये इसका ये पूरा लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। और यही इसका प्रिंसिपल है। आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम बना के आना, मैं कह रहा हूँ बेटा डायग्राम जरूर बना कर आना, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। तो यस, आज के लेक्चर के लिए इतने। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, और प्लीज इसके सवाल लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो इतने कम टाइम में मेरे पास इतनी ज्यादा वीडियो बनाने या इतने लंबे समय की वीडियो बनाना मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी ज्यादा मैटर करती है। मैं तो अपना वॉच टाइम लेता रहूंगा। लेकिन यस, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, प्लीज इसको अपना लाइक करो। अगर दोस्तों के साथ नहीं भेजना चाहते, क्योंकि अच्छा कंटेंट कोई नहीं भेजता, बट कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ फिर भी शेयर कर देना, अपने बेस्ट फ्रेंड को। यार देखो कर्मा समझ रहे हो, अगर आप आज अच्छा मेरे साथ करोगे तो वही आपके साथ भी होगा। एंड यस, बिल्कुल आपकी मेहनत अगर आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप इतनी लंबी वीडियो देख रहे हो, अभी तक एंड तक देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है भाई, सही में हैट्स ऑफ, आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी। एंड यस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यो 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 यो।